क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग यहाँ से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबसेट ऑफ अ सेट। तो सबसेट ऑफ अ सेट ये आप लोग की स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दिया है। हर बच्चा अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखे और मेरे साथ लिखते भी चले जाया करो, क्योंकि हम सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बातें भी साइड साइड में बताते चले जाते हैं। तो आप लोग अभी जो सीखने जा रहे हैं हमारे साथ वो है सबसेट ऑफ अ सेट। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सेट। अगर हम सेट का कोई पार्ट बना लेते हैं तो उसको हम सबसेट कहते हैं। तो ये तो बहुत एक छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पार्ट ऑफ द सेट इज नोन एज सबसेट। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिख लीजिए पार्ट ऑफ द सेट। पार्ट ऑफ द सेट is called subset, is called subset। तो सेट का जो पार्ट होता है उसको हम सबसेट कहेंगे। तो सबसेट भी एक तरह का सेट होता है, लेकिन वो किसी सेट का एक पार्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ए जो है बी वाले सबसेट का एक पार्ट होगा। जैसे बच्चों अगर आप इसको बहुत आसान भाषा में समझना चाहें तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। देखिए आपके पास एक सेट है, ये सेट है 2 4 5 ए बी, इसमें एलिमेंट है। अब चेक करिए ये जो सेट है ये इसका एक पार्ट है इस बड़े से सेट का। तो हम ये कह सकते हैं, मान लो पहले सेट का नाम है बी या पहले सेट का नाम है ए, दूसरे सेट का नाम है बी, तो हमारा ए सेट इस बी का क्या है? सबसेट है। अब तुम्हारे मन में ये आएगा बच्चों कि अगर कोई भी सेट होता है तो उसके तो कई सारे सबसेट बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। अगर मान लो आपने कोई सेट रिप्रेजेंट कर दिया, लेट से आपके पास कोई डी सेट है, डी सेट में एलिमेंट है 1, 2, तो बेटा इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? तुम कहोगे सर इसका एक सबसेट ये बन सकता है, एक सबसेट इसका ये बन सकता है, एक सबसेट सर सेल्फ ये खुद होगा, एक सबसेट सर फाई हो सकता है। तो सर 4 तरह के सबसेट बनते हैं, क्योंकि जो फाई होता है ना वो फाई हर सेट का एक सबसेट होता है। क्योंकि फाई भी क्या रिप्रेजेंट करता है? इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा फाई भी जो होता है ना वो हर सेट का एक सबसेट होता है। फाई क्या है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक सबसेट तो हर सेट का माना जा सकता है। तो बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में 2 हैं तो उसके सबसेट्स अभी हमने आपके सामने कितने बनाए हैं? 4 बनाए हैं। जैसे हमने अभी आपके सामने एक डी सबसेट लिया है, तो उसके आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं, तो उसके सबसेट्स कितने बने? 4 बने। वैसे ही बच्चों अगर आप 3 एलिमेंट्स लेंगे, लेट्स से 1 2 3, तो बेटा उसके सबसेट कितने बनेंगे? 8 तरह के उसके सबसेट्स बन सकते हैं। तो बेटा अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें या नंबर बताना चाहें तो उसका एक शॉर्टकट भी है, वो अभी हम आपको समझा देंगे। उसके लिए बताया जाता है पावर सेट। क्या बताया जाता है? पावर सेट। बच्चों पावर सेट हमें ये बताता है कि किसी भी सेट के अगर आपको सबसेट एक ही बार में बताने हो तो वो होते हैं 2 की पावर n। तो बेटा 2 की पावर n जो होता है वो किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। जैसे यहां पर n जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट होगा। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ d की कहानी ली, तो d की अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, यानी d के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 2, यानी कि 4 सबसेट्स बनेंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर अंदर 3 एलिमेंट होंगे तो उसके कितने बनेंगे? उसके 2 की पावर 3, यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। तो बेटा पावर सेट अगर हमसे कहा जाता है तो पावर सेट क्या डिस्क्राइब कर सकता है? पावर सेट बताता है हमको द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, इट्स पावर सेट, and it is denoted by PA. If the set A has n elements, then PA has 2 की पावर n elements. तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी कोशिश को आप बस समझिए। तो मैंने आपको बताया कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट रिप्रेजेंट करता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स
जितने हैं वो 2 की पावर में लगा दो। अगर 2 है तो 2 की पावर 2 होगा, 3 है तो 2 की पावर 3 होगा। तो इस तरीके से आप पावर सबसेट्स का कार्डिनल नंबर भी बताते हैं और पावर सबसेट्स कितने तरह के बनेंगे वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर कार्डिनल नंबर बताना होता है बच्चों तो हम आगे n लगा देते हैं, तो n बताता है कि उसके कितने बन सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे? उसके पावर सेट बनेंगे 2 की पावर 4, यानी कि टोटल कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पावर सेट क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सबसेट्स को, और नंबर ऑफ सबसेट्स किस बात पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ओके बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसेट क्या होता है। सबसेट सेट का एक पार्ट होता है, तो सबसेट भी एक बेटा सेट होता है, बस वो किसी का पार्ट होता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो सबसेट है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है A इज सबसेट ऑफ B। तो बच्चों आपको सबसेट का मतलब अभी क्लियर होना चाहिए। मतलब क्लियर है? तो सभी बच्चों को सबसेट समझ में आया क्या होता है? पावर सेट समझ में आया? हर बच्चा मेरे को रिस्पॉन्स करे, मैं पूछ रहा हूँ। ओके यस सर। ठीक है बेटा, तो ओके गुड। तो बेटा ये होता है पावर सेट। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके आगे। तो बेटा अब आपका मेन काम आया है। अब मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लगाया है वो बहुत ही खास क्वेश्चन है। ये है सिर्फ ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर अगर आप करेंगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। देखिए बच्चों, आपके सामने एक सेट लिखा है, उस सेट को मैं आपकी स्क्रीन पे दोबारा लिखता हूँ। वो सेट लिखा है, उस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 है 2 है, और बेटा एक एलिमेंट जो है वो 3,4 है। एक एलिमेंट जो है वो 3,4 है। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट बच्चों 5 है। तो बच्चा ये आपके सामने जो मैंने सेट ए लिखा है, ये सेट ए बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन ये अजीबोगरीब नहीं है। 1 आपके लिए, 2 आपके लिए, 5 आपके लिए वैसे ही है, लेकिन 3,4 ये इटसेल्फ 3,4 एक कंबाइन, मतलब अगर आप बोलेंगे 3,4 क्या है, तो 3,4 इस सेट का एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। मतलब 3 एलिमेंट नहीं है, 4 एलिमेंट नहीं है, 3,4 अगर कोई कंबाइन बोलेगा तो वो एलिमेंट है, क्योंकि 3,4 के ऊपर क्या लगा हुआ है? कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो बेटा इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? आप कहोगे 1 है, 2 है, 5 है। अब आपके मन में देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है which of the following statements are correct, incorrect, why? तो बेटा आपका फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, क्या फर्स्ट पार्ट लिखा है, सेट 3,4 belong to A। क्या बेटा ये सेट 3,4 A को बिलोंग करता है? तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन आने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आने वाला है, वो आपको समझना पड़ेगा। ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। इसके अंदर 3,4 क्या है? सेट ए का एक एलिमेंट है। अगर हम 3,4 को सेट कहेंगे तो हमको उसके ऊपर इस तरह का एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, तभी ये सेट कहलाएगा। हमारी बात समझिए, हम आपको पूरा समझा रहे हैं, फिर से दोबारा बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि 3,4 क्या है? इस सेट का एक एलिमेंट है। तो बेटा जो एलिमेंट होता है वो सेट से बिलोंग करता है। जैसे अगर कोई लिख दे 1 बिलोंग टू ए, तो दिस इज ट्रू और रॉन्ग, फॉल्स? तो आप कहेंगे कि ये ट्रू है कि 1 बिलोंग करता है ए से। 2 किससे बिलोंग करता है? ए से। 5 किससे बिलोंग करता है? ए से। तो बेटा ये जब हम बिलोंग का साइन लिखते हैं ना, तो बिलोंग का साइन रिप्रेजेंट करता है कि जैसे 1 एक एलिमेंट है, वो ए को बिलोंग करता है। तो बेटा जब एलिमेंट हम बोलेंगे तो एलिमेंट के ऊपर सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई इस तरह से बोल दे कि ये बिलोंग करता है ए को, तो बेटा दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि ये बिलोंग करता है, ये सबसेट है ए का, तो ये बेटा ट्रू है, क्योंकि एक सबसेट क्या होता है? सेट होता है, और एक सेट ही
दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। कोई भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। अगर हम एलिमेंट बोलेंगे तो हम उसके ऊपर सेट का रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा इसका पहला पार्ट इसलिए सही है क्योंकि ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है सेट को। दूसरा पार्ट देखिए बेटा, हमने क्या बताया, ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट कौन हो सकता है? सेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं हो सकता। तो बेटा सेकंड वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू कब होगा? जब हम इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हमने इसके ऊपर जब मैंने एक और ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट, तब ये बना ए सेट का सबसेट। और सबसेट क्या होगा? वो ए का होगा। उसके बाद देखो बच्चों, 1 बिलोंग टू ए, बिल्कुल सही है, एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है। देखो बच्चों, फिफ्थ वाला आपका बच्चों आपका गलत हो गया, क्योंकि एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है। तो अगर आप लिखेंगे 1 बिलोंग टू ए तो ये सही है, लेकिन 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों यहाँ सेकंड वाला पार्ट रॉन्ग था, तो मैंने इसको रॉन्ग कर दिया है। फोर्थ वाला पार्ट सही है, उसको मैंने ट्रू किया है। फिफ्थ वाला पार्ट फॉल्स है, मैंने उसको रॉन्ग कर दिया और फिर बगल में सही लिखने का तरीका भी बताया है। बच्चों अब सिक्स्थ वाला पार्ट आप देखिए, लिखा है सेट। क्या लिखा है? सेट 1 to 5। 1 to 5 के ऊपर क्या लिखा है? एक कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये एक सेट है और सेट किसी का सबसेट हो सकता है, इसका मतलब ये सही है। 1 to 5 ये एक सेट है, सेट किसी का एलिमेंट नहीं हो सकता है। ये तो बिलोंग का साइन तभी लगता है बच्चों जब एलिमेंट हो। तो एलिमेंट जो होते हैं वो किसी से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन सेट बिलोंग नहीं करता है। सेट क्या होता है? किसी का सबसेट होता है। तो बच्चों ये जो आपका पार्ट लिखा है सेवेंथ वाला, वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग लिखा हुआ है, तो ये बेटा रॉन्ग हो गया। बच्चों नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, 1 2 3। बच्चों ये नेक्स्ट वाला पार्ट रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि 3 इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके अगर अंदर कोई एलिमेंट आप कहेंगे तो वो क्या है? 3,4 एक साथ बोलना पड़ेगा, 3 अलग से नहीं है इसमें। तो बेटा ये गलत हो गया। उसी तरीके से भाई बच्चों नाइन्थ वाला पार्ट देखिए, 5 बच्चों क्या होता है? 5 एक सेट होता है। 5 क्या होता है बच्चों? एक सेट होता है। तो बेटा सेट जो होता है वो बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा सबसेट होता है। तो बेटा ये वाला पार्ट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि मैंने कल आपको काफी देर तक समझाया था कि जो 5 होता है वो सेट होता है, 5 एक सेट होता है और सेट किसी का सबसेट हो सकता है। तो बेटा ये सही है नेक्स्ट वाला, लेकिन जो पहले लिखा है वो गलत है। उसके बाद आप आखिरी वाला देखिए बच्चों, आखिरी वाला पार्ट देखिए बच्चों। आखिरी वाले पार्ट में बच्चों लिखा है एक सेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 5। अब चेक करिए, जो आपका ए सेट दिया है उसके अंदर क्या कोई 5 एलिमेंट है? आप कहेंगे नहीं है। तो मतलब जब एलिमेंट ही नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप लिखेंगे 5 सबसेट ऑफ ए, तो बेटा ये तो सही है, क्योंकि 5 एक नल सेट होता है और नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। तो बेटा ये सही है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई 5 लिख देगा तो वो आप समझिएगा कि वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है, उसका नाम है 5। फिर उसका नल सेट से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से 6th क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट अगर हम बोलेंगे तो वो बिलोंग करता है, और अगर हम सेट बोलेंगे तो वो बेटा कर्ली ब्रैकेट्स में होता है, और सेट किसी का सबसेट हो सकता है। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा 6th वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 6th वाला क्वेश्चन आप लोग सभी समझ गए होंगे। 7th वाला क्वेश्चन आप लोग बच्चों होमवर्क में करेंगे। 7th वाला क्वेश्चन जो भी हमने आपके सामने लिखा है बच्चों, वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। वैसे बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार मैं बोल देता हूँ। देखिए बच्चों 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है? गिवन a इज इक्वल टू, क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ ट्रायंगल।
अब आप कहोगे सर अगर एक कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तो हर तरह का ट्रायंगल होता है, यानी सर ए के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल है? स्केलिन, इक्विलेटरल और स्केलिन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, 3 तरह के ट्रायंगल हो गए। क्योंकि एक्स लिखा है कि वो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, तो कोई भी ट्रायंगल में तो फिर सारे ट्रायंगल आ सकते हैं। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर तरह के ट्रायंगल को। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसे ट्रायंगल को जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसे ट्रायंगल को जिसकी 2 साइड छोड़ो, तीनों साइड्स इक्वल। तो यहां पे बच्चों कंफ्यूजन होता है सी सेट को समझने में। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि सी के अंदर कौन से टाइप के ट्रायंगल होंगे, तो वो हमसे कहता है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। अरे नहीं भैया, सी के अंदर इक्विलेटरल के अलावा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो वो आइसोसेलेस पक्का होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल तो होती हैं और आइसोसेलेस की भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है 2 साइड्स भी इक्वल होंगी। इसका मतलब अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो हम उसको आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये बात लोगों को क्लियर कम होती है, जिसकी वजह से उनका ये क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि आपको सेट और सबसेट का फंडा क्लियर है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का फंडा क्लियर है, और उस चक्कर में आप गलत कर बैठते हैं। तो बच्चों आपके पास जो सी वाला सबसेट है, यही आपके पास जो सीट वाला सेट लिखा है, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये आप किस तरह से समझेंगे? यहाँ पे लिखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जिसकी तीनों साइड्स, और अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो बच्चों 2 साइड्स तो इक्वल होंगी होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल को और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि सी के अंदर क्या है, डी के अंदर क्या है, ए के अंदर क्या है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक पार्ट हम कर देते हैं। क्या लिखा है? ए इज सबसेट ऑफ बी। लिखा है बच्चों ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो तुम कहोगे सर ये गलत है, क्योंकि सर बी ए का सबसेट हो सकता है लेकिन ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ए के अंदर तो हर तरह का ट्रायंगल है और बी के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रायंगल है। तो यानी बी सर ए का सबसेट हुआ ना, ए बी का थोड़ी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो बच्चों अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल को, आइसोसेलेस ट्रायंगल को, स्केलिन ट्रायंगल को। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल को सिर्फ और सिर्फ। और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल को और इक्विलेटरल ट्रायंगल को। मेरे ख्याल से बच्चों अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है बी इज सबसेट ऑफ ए। तो कहोगे यस बी इज सबसेट ऑफ ए, ये तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये क्वेश्चन अब पूरा हो जाएगा। अब आप इसको घर पे आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा खास हैं और आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो हमसे दोबारा पूछ ले। ऐसा कोई भी बच्चा हो जिसको दोबारा पूछना हो तो वो पूछ सकता है। आप सर सबसेट का सिंबल जो है वो एक पहले एक कुछ कुछ में सर खाली बना, कुछ कुछ में सर लाइन भी नीचे। नहीं, आप बेटा हमेशा वो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक प्रॉपर बनाया जाता है। हम बेटा पूरी कंडीशंस लेके चलते हैं। आपको ये वाला साइन बनाना है, जैसे आप लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, तो बेटा आप ये वाला साइन बनाएंगे। ठीक है बच्चों? अगर आपसे कहा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब आप इस तरह से इंडिकेशन करेंगे, वो एक ही चीज है। वो जो एक साइन अलग से बना हुआ है बच्चों, वो एक प्रॉपर सेट का है। प्रॉपर सेट मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन कोई उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैं आपको वो अलग से समझा दूंगा। और कोई किसी को डाउट पूछना है? और बच्चों किसी को कोई डाउट हो वो हमसे पूछ सकता है। और अगर आपको ये फोर्थ वाला पार्ट करना है, कंफ्यूजन है, तो आप कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो आप खुद बताइए क्या बी ए का सबसेट है? यस, अभी तो बताया था बी ए का सबसेट है। सी ए का सबसेट है? बताइए क्या सी ए का सबसेट है? कहोगे यस सी ए का सबसेट है।
फिर उसके बाद देखो बेटा, लास्ट वाली कंडीशन आप समझ सकते हैं। लास्ट वाली कंडीशन को पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों? बी सबसेट है सी का और ए सबसेट है बी का, तो चेक कर लो क्या बी सबसेट है सी का, ए सबसेट है बी का। यस, ये तो आप पहले प्रूफ कर ही चुके हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन ओवरऑल ट्रू रहेगी। ओके बच्चों, मैंने आपको सर, सबसेट को, यस बेटा बताइए। सर एक डाउट था मुझे, वो जो बी है उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का है और सी में आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो सर बी में दो साइड्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी दो साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल की भी दो साइड इक्वल होती है? नहीं, तो इक्विलेटरल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। नहीं सर, तो उसमें दो साइड्स भी इक्वल होती है, तो हम आई और बी को साथ में लिख सकते हैं, पर सी में तो सर एक कंडीशन है कि तीनों इक्वल होनी चाहिए, पर आइसोसेलेस की तो दो साइड्स इक्वल होती है। नहीं बेटा बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेटा दो साइड्स इक्वल होती हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। तो उसको हम आइसोसेलेस भी कह सकते हैं ना। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है क्योंकि इसकी दो साइड्स उसमें इक्वल होती है। ठीक है? हाँ बेटा, आपको यही तो समझना है, इसी में तो कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रहा था इस बात को। मैं फिर से बताता हूँ। देखो लिखा है बेटा, सी में लिखा है कि ये क्या है, कि ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को, यानी कि जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है। तो बेटा तीनों साइड्स वाले अगर ट्रायंगल अगर होंगे इक्वल वाले, तो ऑब्वियस सी बात उसमें दो साइड्स भी इक्वल होंगी, तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो बेटा ये तो सोचने पे निर्भर करता है कि आप कितना दूर तक सोच ले जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं सोच पाते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें तीन तो इक्वल आई, तो दो भी तो इक्वल होंगी, इसका मतलब हम उनको आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है बेटा, बस और कुछ नहीं। और सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो सर उन्हें बी ग्रुप में नहीं रख सकते, मतलब उसमें भी तो दो साइड्स इक्वल वाला है। किसमें बेटा? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों होती हैं। यस सर। तो हाँ, इक्विलेटर देखो, अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आइसोसेलेस, तो यहाँ पे तो दो साइड्स इक्वल वाला सिर्फ आइसोसेलेस ही होता है। अगर हम तीन साइड्स वाला कहेंगे तो तीन में दो भी इक्वल हो गई, तो हम वहां पे आइसोसेलेस भी कह सकते हैं, इक्विलेटरल भी कह सकते हैं। और अगर हम बच्चों यहाँ पे सिर्फ आइसोसेलेस कहेंगे तो वहां पे सिर्फ दो साइड्स इक्वल होगी, तो वहां पे आइसोसेलेस ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे दो ही साइड्स इक्वल है ना। और इक्विलेटरल में तो तीन भी इक्वल है, दो भी इक्वल है, इसलिए वहां पे आइसोसेलेस भी है और इक्विलेटरल भी है। और आइसोसेलेस में सिर्फ बेटा दो ही साइड्स इक्वल है, तो वहां पे सिर्फ आइसोसेलेस ही आएगा, क्योंकि वहां पे तीन इक्वल है ही नहीं। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। ओके, तो आप लोग, हाँ ओके बेटा, तो आप लोग ने धीरे धीरे करके क्वेश्चन हमसे करा दिया। बाय द वे, ये क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन 6 है, ये काफी सारे एग्जाम्स के में आपको मिलेगा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 को आप क्लियर रखिएगा कि किसी भी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और एलिमेंट हमेशा किसी सेट से बिलोंग करता है, एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट हमेशा किसी भी सेट से बिलोंग करता है, एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? बच्चों यहां तक सबको आपको क्लियर है? ओके, तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि सबसेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट का बेसिक सिंबल क्या है, अब आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। हम लोग फिर इसके एनसीईआरटी और जो भी एक्सरसाइज होंगे पैकेज वगैरह की, वो हम लोग करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और बातों को ध्यान से देखते हैं अब हम लोग कुछ और बातों को। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पे सेट्स पे ऑपरेशन देखना है कि सेट्स पे कितने तरह का ऑपरेशन होता है। तो बच्चों सेट्स में चार तरह का ऑपरेशन होता है। एक होता है यूनियन ऑफ सेट्स, एक होता है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एक होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो बच्चों सभी जानते होंगे यूनियन लिखना, उसमें तो मेरी कोई हेल्प आपको चाहिए नहीं होगी, अगर चाहिए तो मैं आपकी कर देता हूं। जैसे मैंने आपको लिखा 1 2 3 4, ये मैंने किसी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर बच्चों मैंने किसी सेट बी को रिप्रेजेंट कर दिया, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये बेटा 5 और ये 6। और बच्चों अगर हमसे कहा जाए ए यूनियन बी, तो बच्चों ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6, 5 6। तो ये हर बच्चे को क्लियर होगा?
यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट कंबाइन करके आप लिख दीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी होता है कि दोनों में नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स देख लो। तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 2, वो है एक 3 और एक 4। यस सर। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा सारे एलिमेंट्स ले लो, और इंटरसेक्शन का मतलब सॉरी बेटा यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स ले लो दोनों सेट्स के, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लो। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको वेन डायग्राम से इसको दिखाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये बच्चों मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिए। ये सबसे पहले एक मैंने बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के अंदर बच्चों हम आपको दो तरह के सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेट ए है और ये दूसरा सेट है बी, ठीक है बच्चों। ये मैंने दो सेट आपको रिप्रेजेंट कर दिए। तो बच्चों ये वाला जो होता है इसका नाम मान लो ये ए है, इसका नाम है बी है। तो बच्चों जो रेड वाला पोर्शन में मार्क कर रहा हूं, वो रेड वाला जो पोर्शन होता है ये ए और बी दोनों में कॉमन है। इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। तो दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेन डायग्राम बच्चों आपने सुना होगा, इसी को कहते हैं। और बच्चों अगर कोई हमसे कह दे कि a माइनस बी निकालो, तो बच्चों a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, a माइनस बी का मतलब होता है बच्चों कि a में से a और b के कॉमन एलिमेंट माइनस कर दो। दैट मीन्स a माइनस बी का मतलब हुआ कि a में से आप माइनस कर देंगे a और b के कॉमन एलिमेंट। तो आपको बच्चों आ जाएगा a माइनस बी। क्या आ जाएगा? a माइनस बी। उसके बाद ये आपको समझ में आना चाहिए कि a माइनस बी सेट को मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया। जैसे बच्चों अगर मैंने आपको ऊपर ध्यान से देखिए, मैंने आपको सेट a लिख कर दिया था, ये सेट b लिख करके दिया था। अगर बच्चों इस केस में मैं आपसे a माइनस बी पूछूं, तो बच्चों a माइनस बी क्या होगा? आप कहेंगे a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दो और बाकी बचे एलिमेंट a के लिख दो। तो कॉमन एलिमेंट कितने? 3,4। तो बच्चों a माइनस बी क्या हुआ? 1,2। सिमिलरली बच्चों b माइनस ए भी आप लिख सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि b में से आप क्या करेंगे? b में से वो वाले एलिमेंट हटा दीजिए जो b के a के साथ कॉमन है, और बाकी एलिमेंट जो बचे हुए b के है वो लिख दीजिए। तो बेटा b में से a के कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए, तो वो क्या है? 3,4। तो b के कौन से बचे? 5,6 बचे। कौन से बचे? 5,6। तो ये बच्चों मतलब होता है a माइनस बी का, b माइनस ए का। और बच्चों अगर आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप वेन डायग्राम में बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बच्चों मैं जो ये अभी आपके सामने कलर कर रहा हूँ, ये वाला कलर जो भी कलर है, ऑरेंज कलर आप इसको कह सकते हैं। तो बेटा ये जो ऑरेंज कलर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a माइनस बी को, क्योंकि आपने a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दिए। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया a माइनस बी। और बच्चों अगर आप फिर से देख लीजिए दोबारा, हम ये जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाला मार्क, ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। स्क्रीन देखिए आप अपनी, आपको पूरा नजर आ रहा होगा। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, आपने b में से a के कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे b माइनस ए। तो आप अगर इसको वेन डायग्राम से समझेंगे तो आपको तो भी समझ में आएगा कि a माइनस बी क्या है, b माइनस ए क्या है, a यूनियन b क्या है, b यूनियन a क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है। आपको पूरा इसमें से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, सबको ये बात क्लियर है कि मैंने आपको यहाँ पे 3 चीजें क्लियर की हैं कि यूनियन को कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं, और डिफरेंस ऑफ सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में अभी आगे आपको बता दूंगा।
तो बच्चों यहाँ तक देखिए, पहले आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है। इसको हिंदी में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर a माइनस बी है तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि सेट a में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो सेट a और b में कॉमन है। तो यानी जब आप हटाएंगे तो आपके पास एक नया सेट आ गया, जैसे 1,2, b माइनस ए क्या आ गया 5,6। तो ये बात है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आपके सामने यूनियन वाला पार्ट आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है पिंक कलर से शेडेड पोर्शन, ये बच्चों होता है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स आप ले लीजिए। तो ये होता है बच्चों। तो बच्चों आप यहाँ पे डायग्राम से देखिए, आपको एक चीज समझ में आएगी। मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो बच्चों मैं आपसे कहूँ कि ए के एलिमेंट्स क्या है, तो आप कहेंगे सर ये ए के एलिमेंट्स है। ये देखो मेरे साथ में सामने देखो बच्चों, हमने आपसे कहा ए के एलिमेंट्स क्या है, तो आपने कहा सर ये ए के एलिमेंट्स मैंने आपके सामने डार्क कर दिया। ठीक है, अब बच्चों मैंने कहा बी के एलिमेंट्स कहाँ है, कहाँ है बी के एलिमेंट्स। तो आप कहोगे सर ये देखिए बी के एलिमेंट्स अभी हम आपके सामने मार्क कर रहे हैं। ये देखिए सर ये बी के एलिमेंट्स, क्योंकि ये थे यहां तक, ये सर बी के एलिमेंट्स है। तो बच्चों जब मैंने कहा कि ए और बी के एलिमेंट्स कहाँ हैं, तो तुमने उसको वेन डायग्राम से मार्क कर दिया। ये वेन डायग्राम से आपने मार्क कर दिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर मैंने ए के एलिमेंट्स भी ले लिए, बी के एलिमेंट्स भी ले लिए, तो बच्चों उसमें ए यूनियन बी में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट थे वो 2 बार रिपीट हो गए। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट थे वो 2 बार रिपीट हो गए, इसलिए हमको उनको एक बार क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। इसलिए बच्चों हम आपसे क्या कह रहे थे कि ए यूनियन बी में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और इससे आपको एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, उसको हम लोग बच्चों एडिशन फॉर्मूला कहते हैं। एडिशन फॉर्मूला हम बच्चों आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं। एडिशन फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी आपको ए यूनियन बी में निकालने हो तो आप ए के एलिमेंट लिख दीजिए, बी के एलिमेंट लिख दीजिए, और उसमें से ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो आप एक बार माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो जाते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आ जाएंगे। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एडिशन फॉर्मूला। क्या कहते हैं, एडिशन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एडिशन फॉर्मूला। बच्चों पीछे वाली स्क्रीन पे हम वापस गए हैं और आपको एडिशन फॉर्मूला लिखने का एक और तरकीब बताते हैं। देखिए बच्चों एडिशन फॉर्मूला बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपको क्लियर कट नजर आएगा एडिशन फॉर्मूला। तो बच्चों आप एडिशन फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू n of element a minus b, n of element b minus a plus n of element a intersection b। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देख के बताइए ये आपको क्लियर है कि नहीं। हमने ये लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो आप कहेंगे सर a माइनस बी के एलिमेंट ले लो, b माइनस ए के एलिमेंट ले लो, a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स ले लो, तो आपके पास a यूनियन b सर आ जाएगा। तो इसमें सर कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। तो ए यूनियन बी बच्चों इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है आपके पास डाटा क्या गिवन है, जो डाटा गिवन होगा उसके हिसाब से आप करेंगे। ओके बच्चों, तो मैंने आपको 2 तरीके से क्लियर किया कि ये किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और बाकी सब छोटी मोटी बातें एग्जांपल्स वगैरह लिखे हैं वो आप घर पे खुद भी पढ़ सकते हैं। बच्चों हम लोग थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, यूनियन की पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे लिखी है, उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, लिखा है कि एक कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब बच्चों हुआ कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। चाहे आप ए यूनियन बी निकालिए, चाहे आप बी यूनियन ए निकालिए, बात एक ही है। उसके बाद बच्चों ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है।
एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि पहले आप बी का सी से यूनियन ले लीजिए, फिर जो है उसका ए से यूनियन ले लीजिए, या उसको स्प्लिट कर दीजिए, पहले ए का बी से लीजिए फिर जो है सी का लीजिए। तो बेटा ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये बहुत कोई हाई फाई लॉ नहीं है। आप कोई भी 3 सेट लिख करके अपने लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, आइडियम पोटेंट लॉ। अब बेटा ये तो कोई लॉ थोड़ी नहीं हुआ, ये तो लॉ ऐसे बनाए गए हैं कि अगर किसी सेट का इटसेल्फ उसी सेट से यूनियन लेंगे तो वो तो वही सेट आ जाएगा इटसेल्फ। ये कोई लॉ थोड़ी नहीं हुआ, लेकिन इसको लॉ की तरह बनाया गया तो आपको याद रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब कहा गया है ए का अगर हम नल सेट से यूनियन लेते हैं तो बेटा ए ही तो आएगा, ठीक है ना। ओके, फिफ्थ पार्ट, अगर हम बेटा ए का यूनिवर्सल सेट से यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। यूनिवर्सल सेट्स आप समझते होंगे जिसमें हर तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और ए में कोई पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो बेटा फिर तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यू के तो होंगे ही होंगे, ए के भी आ जाएंगे। तो ये है बेटा। और बच्चों अगर हम नल सेट का नल सेट से यूनियन लेंगे तो नल सेट ही आएगा। अब हम बच्चों एक आपके सामने डायग्राम बना रहे हैं, जरा डायग्राम से हम आपको चेक करते हैं कि आपको सबसेट मैंने इतनी देर तक समझाया तो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब आपको पता पड़ेगा। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये मैंने आपके सामने भी एक डायग्राम बनाया है। तो बच्चों ये जो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बाहर वाला सेट है यानी बाहर वाला सर्किल है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बच्चों जो अंदर वाला सर्किल है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इसको देख करके आप क्या बताओगे? इसको देख के आप ये तो बताओगे कि जो ए है वो बड़े वाले सर्किल के अंदर है, यानी कि ए क्या है? बी का एक सबसेट है। ये तो आप बता सकते हैं ना, ए क्या है? बी का एक सबसेट है। तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। और अगर कोई आपके सामने आके कह दे कि ए का यूनियन लीजिए बी से, तो बेटा अगर हम ए का बी से यूनियन लेंगे तो बी ही तो आएगा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि ए बी का सबसेट है। और अगर हम ए का बी से यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या आ जाते हैं? सारे एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स किसके होंगे? बी के ही तो होंगे। तो बी आंसर आ गया यहाँ। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी के। और अगर हमसे पूछा जाए बच्चों की ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा ए के, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो वो तो सिर्फ ए के ऐसे एलिमेंट है जो बी में भी है और ए में भी मौजूद है। तो बच्चों ये 7th वाला लॉ था। ये आप चेक करिए आपको वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले आप इसको आप आराम से चेक कर लीजिए कि ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई ये देखिए सबसेट वाला पार्ट अभी सबको समझ में आ गया? यस सर। तो बच्चों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, ये तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट क्या होता है। तो ये तो कोई बड़ा काम है नहीं इंटरसेक्शन, तो आप देख के ही बता सकते हैं क्या होता है इंटरसेक्शन, है ना। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए, आप यहाँ पर मैं और आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो बेटा जो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है बिल्कुल यूनियन की तरह, आइडियम पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब फॉलो करता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये सब ऐसे ही लॉ क्या है, मतलब इसी टाइप के हैं ये लॉ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई खास नहीं है लॉ। ओके बच्चों, आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरह से निकालते हैं। और बच्चों यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी हुई है, उसका नाम है डिसजॉइंट सेट। तो बच्चों डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको बच्चों हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बनाते हैं। क्या कहते हैं उनको? डिसजॉइंट सेट्स। मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप उसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो
तो आप वेन डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ध्यान से देखिए, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होते तो इस तरह के सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। और डिसजॉइंट सेट से तो आप देख के ही बता सकते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है, तो आप कहेंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाएंगे ए यूनियन बी में, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के भी लेने पड़ेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के भी लेने पड़ेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा? वो फाई होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों? फाई होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। तो फाई इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर आप अलग से साइन ना लगाइएगा वरना वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करने लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत इजी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मतलब मैंने जो आपको बताया है वही प्रॉपर्टीज लिखी हैं। अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, ये आप भले करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है 6, 7, 8, 9 को, सेट बी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी है रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से लेने हैं? 2 से लेकर 7 तक। तो सी को बेटा आप टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि अभी वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो बेटा 2 से लेके 7 तक है। 2 पर इक्वालिटी नहीं है। कल मैंने आपको डबल इक्वालिटी का मतलब बताया था कि अगर इस तरह से लिखा हो तो उसका मतलब होता है x इज लाइंग बिटवीन 2 and 7। जहां पे 7 इंक्लूड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 के बाद क्या आएगा? 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे नेचुरल नंबर लेने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिए। तो 2 के 7 के बीच में जहां पे 7 इंक्लूडेड हो तो बच्चों इतने ही नेचुरल नंबर हो। अब बच्चों जैसे यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया a माइनस बी। तो a माइनस बी से बच्चों पहले आप, हाँ, a माइनस बी से पहले आप क्या करेंगे? आप a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b यानी कौन कौन से हैं? आप कहेंगे 6 कॉमन है दोनों में, 8 कॉमन है दोनों में, तो 6 और 8 कॉमन है, तो 6 और 8 हो गया आपका a इंटरसेक्शन b। ये हो गया बच्चों 6 और 8। और अगर यहाँ पर पूछा जाए a माइनस बी, तो बच्चों a माइनस बी का मतलब मैंने बताया था कि a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा दो जो दोनों में कॉमन है, तो बचे हुए एलिमेंट्स कौन से होंगे? 7 और 9 हो गए। और अगर बच्चों आपसे b माइनस ए पूछा जाए तो b में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो क्या बचेंगे? 4 और 10। तो बच्चों ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों ये लास्ट वाले पार्ट में सब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि b में से b को माइनस कर दो। अब बेटा b में से b के ही एलिमेंट माइनस कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा? नल सेट बचेगा। क्या बचेगा? नल सेट, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे, बहुत कोई टफ काम नहीं है, आप वेन डायग्राम से भी इसको समझ चुके हैं। तो ये सारे आंसर्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं, आप घर पे चाहते हैं तो आराम से इसको कर लीजिएगा। अब बच्चों मैंने आपको एक पार्ट नहीं बताया था, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ध्यान से देखिए बच्चों क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो बच्चों उसको मैं आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने सेट ए जो है वो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक सर्किल के अंदर है, व्हाइट कलर का सर्किल है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है सेट का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसके एलिमेंट्स छोड़ करके जो भी बाकी बचे एलिमेंट है वो आप एलिमेंट लिख दीजिए, उसी को कहते हैं सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि उसके एलिमेंट को छोड़ करके बाकी आसपास जो भी एलिमेंट है वो सारे लिख दीजिए, उसको हम लोग कहते हैं उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान सा काम है, ठीक है ना? ओके, बाकी एग्जांपल्स के लिए आपके पास क्वेश्चन काफी सारे हैं, आप आराम से घर पे कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं तो वो आपको और क्लियर कर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको अभी हम, तो अब आपको नोट भी करना पड़ेगा हमारे साथ साथ।
क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हर बार जो है वीडियो लेक्चर मिल जाए। कल मैंने वीडियो लेक्चर डाल दिया था, वैसे आपने देख लिया होगा। तो कल किसी बच्चे को वीडियो लेक्चर देखने में प्रॉब्लम हुई थी कि सब बच्चों ने देख लिया था? तो मैंने वीडियो लेक्चर डाला था, आपने यूट्यूब के लिंक से देख लिया होगा उसको। ठीक है, ओके, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब बच्चों जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। वो क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है बच्चों वेन डायग्राम पे। किस पे बेस्ड होंगे? वेन डायग्राम पे। तो बच्चों वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। आपको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस किस तरह से किए जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने अभी एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी जस्ट लगाया था, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से लगा दे रहा हूँ। बच्चों देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पे ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आप लोग किस तरह से करेंगे वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ढंग से पहले पढ़िएगा और बोलिएगा नहीं। कम से कम 5 मिनट इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और बिल्कुल ढंग से पढ़िए। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया हुआ है, स्क्रीन पे आप आराम से देखिए, आपको पूरा दिखाई देगा। काफी मैंने बड़ा कर रखा है स्क्रीन को। ओके, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है इन अ सर्वे। आपको नोट करना है तो भले नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको हटाऊंगा तो मैं आगे करूंगा। इसमें लिखा है इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics, chemistry, 3 had taken all 3 subjects. Find the number of students. आपको number of students लेने हैं जिन्होंने सिर्फ chemistry लिखी हो वगैरह वगैरह। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैं आपको सामने अभी करने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को करने का आप तरीका देखिएगा, मैं किस तरह से इसको करने जा रहा हूँ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके बच्चों, अब मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। ओके, 2 मिनट के लिए नेटवर्क शायद कुछ हुआ होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूं आपके सामने, वेट करिएगा। ओके बच्चों, देखो अब स्क्रीन विजिबल है पूरी तरीके से सबको? नो सर। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? आवाज आ रही है? ओके, अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है ना शायद? सर स्क्रीन अभी नहीं नो दिख रही। सर, नो सर। ओके, मैं दोबारा भी करता हूँ, वेट करो। अच्छा, ओके बच्चों, अब देखो स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, हम आपको ये बता रहे थे कि सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल टूल्स।
तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दी है। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल बच्चे 25 है। मैथ्स किन्होंने लिए 15 बच्चों ने, फिजिक्स कितने ने लिए 12 बच्चों ने, केमिस्ट्री कितनों ने लिए 11 बच्चों ने, मैथ्स और केमिस्ट्री कितने बच्चों ने लिए 5 बच्चों ने, मैथ्स और फिजिक्स कितने लिए 9 बच्चों ने, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने बच्चों ने लिए 4 बच्चों ने, तीनों सब्जेक्ट कितने बच्चों ने लिए 3 बच्चों ने। तो बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया कि मैथ्स सिर्फ कितने बच्चों में लिए, मैथ्स जो है वो सिर्फ कितने बच्चों ने लिए, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, अगर आप इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो मैंने जो आपके सामने अभी शेडेड रीजन किया है, वो शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उतने बच्चों को जिन्होंने तीनों तरह के सब्जेक्ट्स। अगर बच्चों मैं इस तरह का रीजन आपके सामने डार्क करता हूं ना, देखिए हमारे सामने भी देखिएगा, जल्दी ना मचाइएगा वरना कम समझ में आएगा, वरना फिर मैं आपको कल और नहीं सिखा पाऊंगा। आप आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। बच्चों ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन में कौन से बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ क्या ले रखी है, मैथ्स। ये सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे होंगे जो मैंने आपके सामने रेड कलर से इंडिकेट किए, ये सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे। ओके, मैं आपको अब क्या करता हूं, इन कलर्स को हटा देता हूं और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ठीक है बच्चों, तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो बच्चों आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को जस्ट उल्टा चालू करना होता है। आप ये देखिए कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन बच्चे कितने 3, तो बच्चों यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए जहां पर अभी हमने 3 लिखा है, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद आप ये देखिए बच्चों कि मैथ्स और केमिस्ट्री में कॉमन रीजन कौन सा है, मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन रीजन किसी बच्चे को नजर आ रहा है? ये देखो मैं रीजन शेड कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है ना बच्चों, ये किसका रीजन है, ये रीजन है मैथ्स और केमिस्ट्री में कॉमन। ठीक है, इसको कहेंगे कि ये मैथ्स और केमिस्ट्री में क्या है, कॉमन है, लेकिन मैंने अभी इसको हटा दिया। ओके, तो सबसे पहले बच्चों ये समझ में आना चाहिए जो तीनों में कॉमन पोर्शन है वो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें स्टूडेंट्स कितने 3 है। अब बच्चों मैथ्स और केमिस्ट्री में देखो जरा कितने कॉमन है, 5 है। तो बच्चा वो 3 तो पहले ही कॉमन हो चुके हैं, यानी कि 2 आपको लिखने पड़ेंगे, यानी 3 और 2 5 कॉमन हो गए मैथ्स और केमिस्ट्री में। अब बेटा देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने कॉमन है, 4 कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 3 आप पहले ही कॉमन कर चुके हो, यानी कि एक और बचा, उसको एक और लिख दो। अब बच्चों देखो मैथ्स और फिजिक्स में कितने कॉमन है, 9 कॉमन है, 3 आप पहले ही कॉमन में ले चुके हो, तो बचे कितने 6। तो बच्चों मैथ्स वाले पोर्शन में ऑलरेडी कितने से स्टूडेंट आ गए पहले से, 6 3 9 9 और 2 11, मैथ्स वाले पोर्शन में 11 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। और मैथ्स वाले पोर्शन में बच्चे हैं कितने, 15 हैं, 15 में 11 तो पहले ही आ गए, यानी बच्चे हुए 4 बच्चे यहाँ लिख दो। अब देख लो बेटा मैथ्स में टोटल 15 बच्चे हैं और 15 बच्चों में 4 बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। अगर मैं आपसे पूछूं फिजिक्स कितने बच्चों ने लिए हैं, तो आप कहोगे फिजिक्स के टोटल बच्चे 12 हैं, जिसमें से 6 3 9 और 1 10 पहले ही आ चुके हैं फिजिक्स में दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। अब कौन से बच्चे, टोटल 12 है, 10 तो यहाँ पे चले गए, यानी कि 2 बच्चे और बचे जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स ले रखी होगी, तभी 12 हुए। केमिस्ट्री में कितने, 11 है, तो 11 का मतलब क्या हुआ, 3 और 2 5 और 1 6, 6 तो पहले ही आ चुके हैं, तो 6 और 5 11। तो बच्चों देखो ये आपने वेन डायग्राम किस तरह से बनाया है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम, इस तरह से बच्चों बनाया जाता है। ये वेन डायग्राम को बनाने का तरीका है। ओके, कितने बच्चों को समझ में आया, मैं एक बार पूछ लेता हूं। ओके, कितने बच्चों को समझ में आया, आदित्य, अंशी, अदीबा, अनुष्का, लवनीश, निखिल, सान्या, शांभवी, शुभम, यशप्रिय, जकारिया, सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके, तो बेटा ये वेन डायग्राम अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन जस्ट अभी Yes. बना करके आपको समझाया है। अभी ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। पहले आप कोशिश करिए कि आप एक वेन डायग्राम को तो कम से कम पहले क्लियर कर पाए। तो बेटा अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लो किसी ने हम बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा।
मैंने लिखा ओनली केमिस्ट्री, तो आप कहेंगे सर ओनली केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं 5। 5 फिर मैंने कहा ओनली मैथ्स, 4 तो आप कहेंगे ओनली मैथ्स वाले बच्चे हैं 4। फिर मैंने कहा ओनली फिजिक्स, 2 तो आप कहेंगे 2। अब बेटा आप ध्यान दो, अब मेरे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। अब हम पूछेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, find the number of students who had physics and chemistry but not maths। तो बेटा Sir, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो लेकिन One. मैथ्स, तो तुम कहोगे One. सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल 4 बच्चे कॉमन है, उसमें से 3 बच्चों के पास मैथ्स है। तो ध्यान से देखिए वेन डायग्राम में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 4 बच्चे कॉमन है, लेकिन 3 बच्चों ने तो मैथ्स ली रखी है, तो आपको मैथ्स वाले बच्चे तो बताने नहीं है। तो फिर कौन सा बच्चा बचा? ये सिर्फ एक बच्चा बचा है जो मैंने अभी बड़ा किया, ये एक बच्चा जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एक ही बच्चा बचा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है जिसने मैथ्स नहीं ली, यानी वो एक बच्चा है। ओके बच्चों, ई पार्ट बताइए, ई पार्ट का आंसर, ई पार्ट का आंसर है मैथ्स और फिजिक्स ले रखी हो लेकिन केमिस्ट्री ना ले रखी हो। Sir, 6. 6. ओके अभी देखते हैं, सर 6 मैथ्स और फिजिक्स ले रखी हो लेकिन केमिस्ट्री ना ले, तो आप कहोगे सर मैथ्स और फिजिक्स में 9 बच्चे कॉमन है लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं उन्होंने जिन्होंने केमिस्ट्री भी ले रखी है, तो सर सिर्फ बच्चे होंगे 6। गुड। अब मैं अगला पार्ट आपसे पूछने जा रहा हूं, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट्स, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया? 11 सिर्फ मैथ्स वाले सिर्फ 4 हैं, फिजिक्स वाले सिर्फ 2 हैं, केमिस्ट्री वाले सिर्फ 5 हैं। ठीक है, 4 5 6 6 5 11, यानी कि 11 बच्चे। अगर बच्चों में पूछूं एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो इसका क्या आंसर होगा बेटा? एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स का मतलब हुआ, हाँ Sir, 25. हाँ हमारी बात सुनो, नहीं पहले हमारी बात सुनो, गलत बता रहे हो आंसर, हमारी बात सुनो। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, इसका मतलब होता है बेटा एट लीस्ट कहीं भी लिखा रहता है, एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम उसने एक सब्जेक्ट लिया हो और एक से ज्यादा भी ले सकता है, यानी एक सब्जेक्ट वाले भी बच्चे हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट वाले भी बच्चे हो सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे बच्चे जिन्होंने एक लिया हो, ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 लिए हो, ऐसे बच्चे जिन्होंने तीनों लिए हो, वो सारे तरह के बच्चे आ जाएंगे। और अगर कहता एट मोस्ट वन ऑफ द, तो इसका मतलब एट मोस्ट का मतलब बस वो एक्सट्रीम लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एटलीस्ट लिखा होता है, एटलीस्ट का मतलब वो मिनिमम लिमिट होती है, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम या उससे ज्यादा, तो कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो या उससे ज्यादा, मतलब 2 भी 3 भी। तो आप कहोगे सर एक तो 4 हो गए, फिर 2 हो गए, एक सब्जेक्ट वाले देखो 4 2 और 5, फिर सर 2 सब्जेक्ट वाले हैं 6 2 और 1, और सर 3 सब्जेक्ट वाले हैं 3। तो सर आप ऐसा करिए ना, इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, तो ये ऐड करने पे कितना आएगा? ये ऐड करने में आ रहा है 23। कितना आ रहा? 23, यानी 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट वाले, 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच वाला पार्ट अब देखिए, ऐसे कितने सब बच्चे हैं जिन्होंने नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, नन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप कहेंगे सर टोटल बच्चे थे 25, 25 में 23 बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ ना कुछ ले रखा है, 1 2 या 3, तो बच्चे कितने? सर सिर्फ 2 बच्चे ऐसे बचे हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया होगा। तो बेटा ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने इसको किस तरह से किया है। ओके बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। नो सर। ओके,
इस बैच में कोई एक बच्चा नया है क्या जिसने कल क्लास अटेंड नहीं की थी? क्योंकि आज 13 लोग हैं, कल 12 थे टोटल, तो 13 में एक बच्चा बढ़ा है। ऐसा कौन सा बच्चा जिसने कल क्लास अटेंड नहीं की थी? कौन सा नया बच्चा है? शुभाई अंशुमन, बेटा आपका आज फर्स्ट टर्न है। ओके, मेरी आवाज आ रही बेटा? अंशुमन, तुम्हारा सरनेम अंशुमन है, शुभाई अंशुमन। ओके, देखना बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लेना। लगता है तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। तो ठीक है बच्चों, आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ आगे और बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं जरा। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, इनके आंसर्स वगैरह आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। काफी इजी टाइप है, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो लगाए होंगे, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए बेहद आसान होते हैं। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और जो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप है वो मैं आपके सामने कर सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर सब लोग स्क्रीन पे देखिए, ये स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है। जो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है जिसको भी मैंने मार्क किया है, उसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो बेटा इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें करेक्शन है, करेक्शन को सही कर लो। इसके ब्रैकेट्स बेटा गलत बने हुए हैं, ब्रैकेट्स आपके इस तरह से होंगे, दैट इज सेट। अगर ये सेट है तो उसके कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। तो बेटा सेट के अंदर क्या है? 3, 6, 9, 12। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये क्या है? ये 3 है, ये 3 into 2 है, फिर तीसरा एलिमेंट 3 into 3 है, फिर 3 into 4 है। तो तुम कहोगे सर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे हम। हमने कहा कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे सर ऐसे बनाएंगे सिंबल और उसमें लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पर सर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। तो बेटा नेचुरल नंबर तो खूब सारे होते हैं, तो 3 के मल्टीपल तो चलते ही चले जाएंगे, रुकेगा ही नहीं। तो तुम कहोगे नहीं सर, जो नेचुरल नंबर होंगे वो सर हम कौन से लेंगे? वो हम लेंगे 1 से लेकर के 4 तक, जहां 1 और 4 दोनों इंक्लूडेड होंगे, लाइक दिस। तो बोलो बच्चों समझ में आया मैंने इसको किस तरह से लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में? Yes, sir. 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। और वो सारे एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं। देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने आंसर भी लगा दिया, आपको ये क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या आपके सामने 5 है, 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है। तो आप कहेंगे तो सर समझ गए, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 4 है। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? तुम कहोगे सर इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे कैसे? कहोगे सर ये 5 की पावर n हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, जहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर है, और n लाई करेगा 1 से लेकर के 4 तक। तो बेटा इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके बच्चों, आपके पास काफी सारा हमने समझा दिया है, तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं अब। ठीक है बच्चों, आज की क्लास अब हम लोग ओवर करते हैं। मैंने आप लोग को आज काफी सारा समझा दिया है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस बेटा, आज की क्लास हम लोग ओवर कर रहे हैं।